नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जैसे कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की मैं वीडियो बना रहा था, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन वाले एक एक टॉपिक जो दिए गए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो प्राइमरी सुपर टेट में दिया गया है, उसको मैं एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ा रहा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था है, और जिसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर उसकी वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है सामाजिक विज्ञान के नाम से, आप जाकर वहाँ से वो सभी वीडियो एकदम क्रम वाइज देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि एक तरह से कहिए तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें अगर हम प्राइमरी सुपर टेट 2018 की बात करें तो उसमें यहाँ से जो प्रश्न है जो अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि पता नहीं कहाँ से कौन सा प्रश्न दे दे और फिर उसमें चूक हो जाए, तो वैसी चूक हमें नहीं करनी है। टॉपिक दिया गया है, पढ़ना है, थोड़ा प्रश्न होगा डीपली, अंदर ही प्रश्न नहीं देता है, बाहर ही प्रश्न देता है, लेकिन चीज़ें समझनी है। समझ में आ गई तो विकल्प तो आप ढूंढ ही लेंगे प्रश्न एग्जाम में। तो और आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF चाहिए तो लिंक दिया गया है नीचे टेलीग्राम चैनल का, या इस नाम से जाकर एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से जाकर आप हमारे टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर सीटेट यूपीटेट सुपर टेट से रिलेटेड फ्री में नोट्स, जो कि कंप्यूटर टाइपिंग द्वारा ज़्यादातर तो नोट्स मैं वहीं उपलब्ध कराता हूँ। बाकी चीज़ें मैं अदर जो अपनी तरफ से नोट्स बना सकता हूँ वो भी आपको फ्री में वहाँ पर उपलब्ध कराता हूँ। तो जाइए, जुड़ जाइए, ले लीजिएगा फ्री में नोट्स। कोई नहीं वैसा नोट्स देगा जो मैं आप लोगों को देता हूँ। हम पे विश्वास रखिए, आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ें मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, और आज का हमारा टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 2, जिसमें कि हमने पार्ट 1 में 20 प्रश्न कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 का 21वें प्रश्न से, और लगभग 20 प्रश्न इसमें में होगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हमारी वीडियो आनी जो है बंद हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम अगला टॉपिक चलेंगे जो EVS से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे प्राकृतिक संपदाएं हो गई, वो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। 20 प्रश्न लगभग है इसमें, तो इसको हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि भारतीय RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। तो RBI का मुख्यालय जो है मुंबई में है, ये चीज़ तो सबको ही पता होगा। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए 1934 का अधिनियम है इस RBI से रिलेटेड, और ये 1935 में इसकी स्थापना होती है RBI की। कहाँ पर, तो कानपुर में नहीं, कलकत्ता में होती है, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में होती है। उसके बाद में इसको जो है राजधानी को इसका मुख्यालय फिर से मुंबई स्थापित कर दिया जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें सी ही मारना है। बाकी चीज़ें 1949 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीयकरण का मतलब कि पहले तो ये प्राइवेट सेक्टर में होता है, फिर सरकार इसको अपने अंदर में ले लेती है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, और एक चीज़ आपको बता दें कि बैंकों से रिलेटेड एक प्रश्न ज़्यादातर पूछना आता है कि 1900 एक तो 49 हो जाता है, ठीक, एक 1969 हो जाता है, और एक 1980 हो जाता है। ये 3 जो डेट है ना, इसमें ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1980 में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये 3 सन ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा सन है जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। 3 ये दिया रहेगा, 1 नहीं दिया रहता है। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत जो है किया गया था। मुख्यालय पहले कोलकाता था, बाद में 1937 में इसको बम्बई ट्रांसफर कर दिया गया था। पहले ये निजी क्षेत्र में था, और बाद में जब 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो सरकार जो है अपने उपक्रम के में बना ली थी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं। किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो
अब विकसित क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर ऐसे बैंक जो है लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंकों की स्थापना की जाती है। और ये जो है इसका विकल्प हमारा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक जो है इसका सही हो जाएगा ए वाला विकल्प। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना विशेषकर दूरस्थ दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व भारत सरकार, अच्छा यहाँ चीज ध्यान रखिएगा, इसमें भारत सरकार का भी होता है, संबंधित राज्य का भी होता है, और जो प्रवर्तक बैंक होते हैं उनका भी होता है। तो 50% हिस्सा तो भारत सरकार देती है, 35% हिस्सा जो प्रोमोटेड बैंक होते हैं वो देते हैं, और 15% हिस्सा जो है उसमें राज्य सरकार का होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 23 है कि भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने डिजाइन किया था? विकल्प 2 सामने आपके सामने दिख रहे हैं और 2 विकल्प नीचे दिए गए हैं। किसने डिजाइन किया था? तो उदय कुमार आयटन थे, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उदय कुमार। अच्छा डिजाइन, अच्छा कौन सी पहचान चिन्ह है मुद्रा का, वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा आर है, और यही जो प्रतीक चिन्ह है ये उदय कुमार जी ने दिया था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह का डिजाइन उदय कुमार ने किया। उदय कुमार धर्मलिंग चेन्नई तमिलनाडु के निवासी हैं। उन्होंने IIT गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पर पद पर इन्होंने कार्य किया है। तो उदय कुमार, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, इकोनॉमी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे वो आपको बताना है। प्रथम गवर्नर कौन थे भारतीय रिजर्व बैंक का वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 24 में। विकल्प इसका जो सही होगा वो होगा ए वाला विकल्प, CD देशमुख जो है प्रथम गवर्नर थे। तो ए वाला विकल्प हमारा 24 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट दिए होंगे कि भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर सर CD देशमुख थे, और ये बैंक इसकी ये इतने काल से मतलब 1943 से 1949 तक ये थे उसके। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर सर ओशनबर्ग थे, जो 1 अप्रैल 1935 से मतलब इनको थोड़े ही समय के लिए बनाया गया था, 1935 तक। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के उचित गवर्नर जो है उर्जित पटेल, देखिए ये बहुत पुराना है, 2016 का डाटा है, तो इसको नहीं ध्यान रखना है, ये बहुत पुराना डाटा है, ध्यान रखिएगा। ये करंट का विषय हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर है, वर्तमान गवर्नर 25वें नंबर के हैं। अब आपको बताना है कि कौन है ये चीज़। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सा इसमें से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। देखिए ये चीज़ जो है अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में होती है, एक तो पूंजीवादी व्यवस्था, एक होता है समाजवादी, और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब उसी में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती है। आपको एक चीज़ बता दें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो सभी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में होती है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्राइवेट सेक्टर का प्रभुत्व ज़्यादा होता है, निजी स्वामित्व जिसको हिंदी भी कहते हैं, उसका प्रभुत्व जो है इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका जो विकल्प हमारा सही होगा 25 का, वो हो जाएगा हमारा सेवा प्रयोजन जो है ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कहीं वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है जो मैंने आपको बताया था। आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर आपको बता देते हैं देश भी, जैसे कि रूस की बात करें तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है, अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है, और भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि व्यापक संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड किन दोनों के बीच का अंतर है? व्यापक संतुलन किन दोनों के बीच का है? तो वो हमारा हो जाता है देश का निर्यात और आयात जो होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है, उसके बीच का संतुलन, या उसी को हम व्यापार संतुलन कहते हैं।
बहुत अच्छा प्रश्न है। निर्यात का मतलब होता है निकालना, एक्सपोर्ट करना, और आयात का मतलब होता है मंगाना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। जब उसके बीच का संतुलन होता है, मतलब निर्यात और आयात, यहाँ होता क्या है कि जब कोई देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है तो इसका मतलब होता है कि उसका निर्यात जो है प्रभावित हुआ है और आयात उसका ज़्यादा बढ़ गया है। आयात का मतलब कि जब हम किसी दूसरे देश से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो डॉलर में पेमेंट करते हैं, और डॉलर में पेमेंट करने का मतलब कि हमारे पास जितना डॉलर रहेगा उतना ही हम उस देश से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जैसे अभी देखिए पाकिस्तान जीता जागता उदाहरण है कि उसकी अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है। क्यों? उसकी विदेशी मुद्रा भंडार जो है बहुत कम हो गया है। मतलब वो चीज़ें, नई चीज़ें जो उसकी सामग्रियाँ, आवश्यक सामग्रियाँ, वो भी खरीदने में वो काफ़ी ऊंचाई पर रहा है, क्योंकि उसके पास डॉलर है ये ही नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखिएगा। आंतरिक व्यापार, प्रश्न नंबर 27 है कि आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है आंतरिक व्यापार? तो ये शेयर मार्केट से संबंधित है। एक देश के अंदर होता है, उसी को आंतरिक व्यापार या इंटर ट्रेड्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। आंतरिक व्यापार या शेयर मार्केट से संबंधित है, इसको इनसाइड ट्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। आंतरिक व्यापार इसी को हम कहते हैं, बाकी चीज़ें और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न नंबर 28 है कि संकल्प परियोजना किस परियोजना से आरंभ की गई थी? संकल्प परियोजना किस परियोजना से आरंभ की गई थी वो आपको बताना है। विकल्प एक आपको सामने दिख रहा है और बाकी 3 विकल्प यहाँ है। पल्स पोलियो उन्मूलन के लिए, एड्स HIV समाप्त करने के लिए, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? प्रश्न नंबर जो है 28, प्रश्न नंबर 28 कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा सी वाला विकल्प, जो है एड्स की जो HIV है उसको समाप्त करने के लिए जो है ये इसको क्या कहते हैं हम, वो क्या नाम अभी बता रहे थे हम, उसको भूल गए यार, क्या नाम था? पल्स पोलियो ना, पल्स पोलियो था, तो पोलियो वाला सिस्टम से बता रहा हूँ। संकल्प परियोजना का जो है प्रारंभ किया गया था। अब देखिए एड्स की खोज किसने की थी? लकमांटेनी ने की थी। एड्स का फुल एक्वायर्ड डिफिशियंसी साइंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी साइंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो एक वायरस जनित रोग है, ये भी ध्यान रखिएगा। और लकमांटेनी ने इसकी खोज की थी। इसी के समापन के लिए जो है संकल्प परियोजना का जो है आरंभ किया गया था। बाकी चीज़ें आगे इसके व्याख्या देख लेते हैं, दिया होगा तो देखिए यहाँ व्याख्या, इसको अच्छा समझ लेते हैं। एड्स परियोजना, संकल्प परियोजना एड्स समाप्त करने के लिए आरंभ की गई है। इस परियोजना का इम्पैक्ट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मतलब 2 कंपनियां इसको स्टार्ट की हैं, तथा हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट के द्वारा एड्स HIV की जागरूकता के लिए ये चलाया गया है। एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो आपको बताना है। और हम आपको बता देते हैं कि RBI के जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास। तो ध्यान रखिए का प्रश्न नंबर 29 है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं ना, उनको LPG सिलेंडर फ्री में मुफ्त में देने की योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बनाई गई योजना है। ध्यान रखिएगा। ये वाला विकल्प उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत 5 करोड़ BPL कार्ड धारक को परिवार को गैस जो है दिए जाने की योजना थी, जिसमें 800 करोड़ की पूंजी इन्वेस्ट की गई थी सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 30 है कि स्वर्ण जयंती शहर योजना रोजगार का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना था? तो देखिए ये स्वर्ण जयंती जो शहरी रोजगार योजना है, इसी से पता चल गया होगा कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार और मजदूरी रोजगार को सृजन करने के लिए ये जो लाई गई थी योजना। इसमें होता क्या है कि कुछ सहायताएं जो बड़े लोगों के द्वारा दिया जाता है, छोटे छोटे वर्गों के लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए। तो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा एक उपक्रम है जो 1 दिसंबर 1997 से लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार को अवसर उपलब्ध कराना था। तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना
ये भी प्रश्न उसी से रिलेटेड है। पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है, मतलब इसका परिवर्तित रूप क्या हो गया है, वो आपको इसमें बताना है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना को। तो प्रश्न नंबर 31 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका जो है नाम बदल कर दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प 31 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है कि भारत की किस राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है। किस राज्य की जीडीपी यानी कि मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा महंगाई होती है, बताइए आप अपने राज्य, अपने देश के राज्य में किस राज्य में। तो महाराष्ट्र, मुंबई, सबसे महंगी शहर मुंबई, सपनों की शहर मुंबई, ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद हम कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम कहते हैं, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। देखते हैं व्याख्या भी दिया होगा, तो सकल घरेलू उत्पाद को हम जीडीपी कहते हैं। मतलब ये होता है ना, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। जीडीपी का मतलब होता है कि एक वर्ष के अंतर्गत जो भी वस्तुएं उत्पादित होती है उसका जो अंतिम मूल्य होता है ना, वही जीडीपी कहलाती है। ठीक है ना, जीडीपी का मतलब यही होता है। क्या होता है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसको हिंदी में कहते हैं जीडीपी। बहुत महत्वपूर्ण। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33। अच्छा, अर्थशास्त्र में बहुत से ऐसे पॉइंट जैसे जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, जीएनपी हो गया, तो ये चीज़ें एक अलग टॉपिक में जब पढ़ते हैं तो आपको एक सीरियल वाइज से जब ये चीज़ें पढ़ाई जाती है तो समझ में आता है। हालांकि बस आप इतना समझिए जीडीपी का मतलब होता क्या है, तो बस इतना ही आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण था। प्रश्न नंबर 33, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में, सभी को पता है कि 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। और किस पर वो फोकस की गई थी, तो कृषि पर फोकस किया गया था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। इससे बस यही महत्वपूर्ण है, 1951 में शुरू की गई थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और कृषि पर फोकस किया गया था। सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस ने बनाए थे और वो भारी उद्योग पर आधारित थे। राउरकेला, दुर्गापुर और उड़ीसा के जो भिलाई, उड़ीसा में जो कारखाने खोले गए थे, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का परिणाम था। भारी उद्योग पर फोकस किया गया था। ये दो ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 34, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है, तो बताइए भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। और इस समय भारत का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो भी आपको बताना है कि क्या है। तो प्रश्न नंबर 34 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो सही हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। भारत की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पर कितनी 943 जो है महिलाएं हैं भारत की। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, यहाँ पर वहीं दिया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है वो आपको बताना है। किस राज्य में साक्षरता दर, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य हमारे देश में कौन सा है, केरल है, लेकिन केरल विकल्प में है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग हम किस पर जाएंगे, मिजोरम पर। सेकंड नंबर पर यही मिजोरम आता है, पहले नंबर पर जो है केरल आता है। तो ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अच्छा देख लीजिए, यहाँ पर 93% जो है केरल सरकार, केरल राज्य जो शिक्षा के दर में सबसे आगे है। उसके बाद 91% जो है मिजोरम है। तो शिक्षा दर सबसे ज़्यादा है, ये राज्य दोनों में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, विकल्प आपके सामने है। थोड़ा विकल्प लंबा है तो समय भी ज़्यादा दे देते हैं। चलिए इसका जो विकल्प समय, अच्छा जनसंख्या घनत्व तो होता क्या है ये थोड़ा समझिए। मतलब कि 1 किलोमीटर एरिया में कितनी जनसंख्या रहती है, उसी के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। ठीक, तो क्या दिया गया है, प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है। उसके बाद
भारत की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि बिहार की जनसंख्या 1106 है जो 1 किलोमीटर एरिया में रहती है। ध्यान रखिएगा, प्रति किमी में कितने लोग रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ये है। और पूरे भारत की जब जनसंख्या घनत्व पूछी जाती है तो 382 व्यक्ति प्रति किमी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, सबसे ज़्यादा बिहार की है। प्रश्न नंबर 37 है कि मालथूसिनियस सिद्धांत किससे संबंधित है। मालथूसिनियस सिद्धांत किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो मालथूनियस सिद्धांत, ये देखिए इसके वैज्ञानिक भी मालथूनियस ही थे, तो उन्हीं के नाम पर यह सिद्धांत था। इसका विकल्प जो सही होगा डी वाला विकल्प, जनसंख्या से रिलेटेड। उत्तर देखें दिया गया है, इसका नहीं दिया गया है, समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए मालथूनियस सिद्धांत होता क्या है कि किसी भी देश की जनसंख्या में, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि जनसंख्या से रिलेटेड है, मतलब मान लीजिए कि आपके देश की जनसंख्या खूब बढ़ रही है और जो प्रोडक्ट है, जो वस्तुएं हैं वो आपकी नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से उस देश की जो जनसंख्या होती है उसमें काफ़ी विस्फोट होता है और इससे उस देश की जीडीपी पर काफ़ी असर पड़ता है। उसी को हम मालथूनियस सिद्धांत कहते हैं कि हमारे देश में तो जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो इस तरह से हमारे देश की जो जीडीपी है वो अस्थिर हो जाती है। ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न 38 है कि कौन सी संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ण विंडो के नाम से जाना जाता है। कौन सी संस्था को जाना जाता है सुलभ कर्ज विंडो के नाम से, मतलब कि जो आसानी से कर्ज प्रदान करती है, कौन सी संस्था है। तो आईडीए देखिए, हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी है लेकिन आईडीए जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अच्छा, आप विश्व बैंक का नाम सुने होंगे ना, वर्ल्ड बैंक का नाम, उसी के अंतर्गत ये एक मिनी संस्था होती है, उसी के अंतर्गत जुड़ी हुई जो सुलभ कर्ज आसानी से उपलब्ध कराती है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। मुख्यालय विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी है, आपको पता होगा। जिसे यहाँ पर दिया गया है कि सुलभ कर्ज विंडो के नाम से आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को जाना जाता है। यह विश्व बैंक के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है जो विश्व के गरीब और विकासशील देशों को उदार दर का मतलब कि कम ऋण पर कर्ज उपलब्ध कराती है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ध्यान रखिएगा। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्थापना कब हुआ था तो 1944 में, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना इसी सन में हुआ था। उसका भी मुख्यालय जो है इसी वाशिंगटन डीसी में है। वो भी ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है, और ये जो विश्व वर्ल्ड बैंक है वो लॉन्ग टाइम के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 39, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है, कौन करता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ये मानव विकास सूचकांक कार्यक्रम स्टार्ट करता है। ये वाला विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं और अगला हमारा 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है। कौन सा नहीं है। ब्रिक्स ग्रुप में 5 देश हैं, BRI ब्रिक्स, BRI। अच्छा, ब्राज़ील, रूस, चीन, ये 3 देश तो हैं। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, और एक है यस, तो इसको हम क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, ये 5 देश इसमें सम्मिलित हैं। सबसे नवीनतम देश कौन सा सम्मिलित हुआ तो वो साउथ अफ्रीका है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है ब्रिक्स ब्राज़ील, चाइना, रूस इसमें संस्था सम्मिलित हैं। उसके बाद इंडोनेशिया इसमें नहीं सम्मिलित है, आपको पता होगा। और आगे चलते हैं 2011 में जो है इसमें कौन सा सम्मिलित, अफ्रीका जो देश से इसमें सम्मिलित हो गया था। अच्छा, यहाँ पर इसकी इस बार की जो बैठक होने वाली है वो दक्षिण अफ्रीका में होने वाली है ब्रिक्स की, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 41 है कि लाभ का नव प्रवर्तक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था तो सुम पीटर जो व्यक्ति हैं उन्होंने प्रतिपादित किया था। सी वाला विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर सी है कि अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। बहुत महत्वपूर्ण, किस क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में तो सबको पता है कि प्राप्त किए थे, लेकिन अर्थशास्त्र के भी किस क्षेत्र में प्राप्त किए थे
तो वो कल्याणकारी क्षेत्र जो था उसमें प्राप्त किए थे। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 1988 में इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का कल्याण के क्षेत्र में इन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो एशिया के पहले व्यक्ति भी हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 1998 में इनको मिला था। अच्छा 98 में, मैंने 88 बता दिया, 98 में इनको जो है मिला था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शांति निकेतन में जन्मे विद्वान अर्थशास्त्री, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। और लास्ट प्रश्न है 43 की शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से संबंधित है। 1919 का एक्ट है, बाल विवाह से संबंधित है। यही प्रश्न जो है एक जो है पूछा गया है 27 मई 2018 को। शारदा अधिनियम 1929 ब्रिटिश मंडल में 28 सितंबर 19 को पारित किया गया था। इसके तहत 14 वर्ष लड़कियों के लिए, 18 वर्ष लड़कों के लिए जो है बनाई गई थी उम्र शादी की। उसके बाद फिर संशोधन हुआ 1978 में। इस अधिनियम में चेंज कर लड़कियों को 18 और लड़कों को 21 साल कर दिया गया था शादी से रिलेटेड, कि आप इस उम्र में शादी कर सकते हैं। इससे नीचे करेंगे तो वो कानूनन अपराध माना जाएगा। बाकी चीज़ें यही थी अर्थशास्त्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अर्थशास्त्र वाले टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। अगला टॉपिक जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग जल्दी लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।